तो ऑल ऑफ यू गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो गाइज, आपको तो पता ही होगा इस एक्ट में बहुत सारे लॉज, आर्टिकल, शेड्यूल्स हैं, लेकिन अगर हम सब पढ़ने बैठेंगे ना तो उसका मतलब उसमें एक तो टाइम बहुत लग जाएगा। चलो मानो टाइम लग जाएगा, बहुत कम लग जाएगा, 2-4 घंटे ही लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप सब याद रख पाओगे यार। जब एक बंदा जो बुक लिखता है उसको भी इतना ओरली पता नहीं, याद नहीं रहेगा, है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई जिसको कानून पढ़ना पड़ता है, यानी जज हो, एडवोकेट हो, है ना, लॉयर जिनको बोलते हैं हम, उनको भी उतना याद नहीं रहता है। तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे इसको ना एग्ज़ाम में, अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एक्ट की, तो हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि हम इसको कैसे पढ़ें। देखो, इसको पढ़ने का एक तरीका ये है कि इसमें देखो इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें जो हमारे पास पहले नहीं थी, जब हमारे पास J&K स्टेट थी, उसके बाद अब जब आई वो हमारे पास एक नई चीज़ आई, जो मतलब जो राइट्स हमें पहले नहीं थे अब हमें मिल गए। ठीक है जी। अच्छा, जो कुछ चेंजेस आ गई, अजीब सी चेंजेस अचानक सी आ गई, है ना, जो हमारे पास अभी हमने नहीं देखी थी, वो नई चेंजेस आ गई। ठीक है ना। कुछ ऐसे लॉज जिनकी वजह से कुछ और हमें मिल गया, है ना। कुछ ऐसे लॉज जिनकी वजह से हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, है ना। ऐसी चीज़ें जो खास खास हुई है ना, वही मैंने इसमें लिखी है। जो मैंने खास खास जिनसे, ऐसा मानो आप, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नहीं होगी हमारे साथ, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही मैंने इधर, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। चलो तो शुरू कर लेते हैं आज। और साथ में ये कहना चाहूँगा आपको, ये जो PDF है ना, ये भी मैंने खुद बनाई हमने, लेकिन किसके ऊपर, इसमें J&K की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से पूरी डिटेल्स ली है। और इसमें क्या किया हमने, इसमें आपको ये PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई ₹10 वैन नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। और ये मिलेगा आपको फ्री। आपको क्या करना पड़ेगा नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। और आपको, या कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी लिखो इस लेक्चर के, तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा, मैं आपको PDF भेजूँगा। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। देखो, आप सबको पता है ना, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था। वो संडे थी, मुझे अब भी पता है संडे थी वो। तो उसमें क्या था, उससे 5-10 दिन पहले ही कुछ इधर इधर चल रहा था, कश्मीर में कुछ इधर इधर हो रहा था, मतलब सियासी हलचलें हो रही थी। और उससे पहले क्या था कि 6 महीने से हमारे पास स्टेट में गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नर राज चल रहा था। तो उसके बाद कुछ ये इधर क्राइसिस वाइसिस जो चल रही थी, इसकी वजह से थोड़ी सी लोगों में एक घबराहट का माहौल भी था। तो फिर क्या हुआ, 6 अगस्त को सब आपको पता है, इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल कम्युनिकेशन भी बंद था, सब कुछ बंद थे, लीडर्स भी हाउस अरेस्ट थे। उसके बाद क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, एक पार्लियामेंट की राज्यसभा में क्या किया गया, राज्यसभा में एक बिल पेश की गई। किसने पेश की गई, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश की। ये जो लिखा है यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने एक बिल पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि J&K में जो 370 आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A था, ये हमने रिवोक किया है। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको हमने सबसाइड कर दिया है ना। प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो 1954 का, उसको भी उन्होंने रिवोक कर दिया। ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने J&K को क्या किया, J&K को जो मिल रहा था स्पेशल स्टेटस 370 से, वो उन्होंने क्या कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। अब एज यूजुअल J&K क्या बन गया, अदर स्टेट्स की तरह, जो इंडिया की अदर स्टेट्स थी। इसमें क्या हुआ, इन्होंने जब राज्यसभा में ये लाया बिल लाई अमित शाह ने, तो वहाँ पर क्या किया, इसके फेवर में 125 वोट पड़े और 61 इसके अगेंस्ट पड़े। यानी 125 लोगों ने कहा हाँ बिल को पास करो, 61 ने क्या कहा, बिल को पास मत करो। इसी तरह फिर नेक्स्ट डे 6 अगस्त को क्या किया गया, इसको लोकसभा में लाया गया। कहाँ लाया गया, लोकसभा में। लोकसभा में इसके हक में, इसके यानी इसके अगेंस्ट पड़े 70 वोट्स और इसके फेवर में पड़े कितने, 370 वोट्स। यानी ये दोनों हाउसों से पास हो गया। 5 अगस्त को ये राज्यसभा से पास हुआ। 6 अगस्त को ये कहाँ से पास हुआ सर, सॉरी 6 अगस्त को ये पास हुआ आपका लोकसभा से। उसके बाद क्या होता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जब कोई बिल पास होती है, पहले बिल लाई जाती है, जब वो पास होती है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट जब उसे अप्रूवल कर देता है तो वापस आ जाता है, फिर ये बनता है लॉ। क्या बनता है, लॉ। यानी लॉ किससे बनता है, एक बिल से। जब बिल एक आती है
वो जाती है किधर, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास हो गई, तब जाकर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, और क्या बन जाती है वो बन जाता है फिर एक्ट। अगर इन एक्ट, ये जो बिल हमारी है, अगर ये दो पार्लियामेंट के हाउस में पास नहीं हुई, तब जाकर ये आगे नहीं बढ़ पाती प्रेसिडेंट के पास, तब तक जब तक न दोनों हाउस इसको एक्सेप्ट करे। स्पेशली राज्यसभा को ज़्यादा एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेट हाउस होता है, हाउस ऑफ स्टेट्स होता है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट को बनाया 9th, 5 को ये कहाँ गया सर, 5 को ये राज्यसभा में गया, 6 को लोकसभा में गया, वहाँ एक्सेप्ट हुआ। 9 अगस्त 2019 को सेम 3 दिन के बाद कहाँ गया ये प्रेसिडेंट, जहाँ उसने इसे अप्रूव दे दिया, या एसेंट दे दिया है ना, यानी सिग्नेचर अपना कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये लॉ बना, क्या बना, लॉ। इस लॉ को इम्प्लीमेंट कब किया गया जम्मू कश्मीर में, इसको किया गया 31 अक्टूबर को, कहा 31 अक्टूबर 2019 को इसको लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग कितनी सारी चेंजेस आ गई हमारी J&K स्टेट में। इस लॉ के आने के बाद J&K जो पूरी स्टेट थी, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूटी ऑफ लद्दाख, है कि नहीं। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर ये लॉ कब इम्प्लीमेंट किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। अब ये जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, नया लॉ बना और नया लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, इसको बोलते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन को आपको पता ही है, रीऑर्गेनाइज होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, किसी चीज़ को दोबारा से तामीर करना, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा अरेंज कर देना, ठीक है जी। अब देखते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुई। देखो मेन चीज़ हुआ, हमारे पास पहले था RPC, क्या था, रणबीर पेनल कोड, रणबीर सिंह का बनाया हुआ रणबीर पेनल कोड, क्या था, रणबीर पेनल कोड। जब ये हमारे पास 370 रिवोक हो गया, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तो उसके बाद कौन आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास IPC आ गया, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, देखो अगर आप, कुछ लोग कहते होंगे कि शायद ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था RPC और IPC, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि IPC और RPC में कोई डिफरेंस नहीं था। अगर आप देखना चाहते हो, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। अब बांग्लादेश का लॉ ले लो, कौन सा, बांग्लादेश का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, इंडिया का ले लो, या हमारा जो ये RPC पहले था J&K में, ये ले लो, तीनों लॉ, स्पेशली इन 3 लॉ की बात करो, पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये मिलते हैं 50 to 60% मिलते हैं ये। क्यों, क्योंकि ये तीनों अंग्रेज़ों की कॉलोनियाँ थी, और जितने भी लॉज यहाँ बने हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लॉज है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो उससे इन्होंने भी लिया है, इंडिया ने भी बहुत सारा लिया है, पाकिस्तान ने भी बहुत सारा लिया है, बांग्लादेश ने भी बहुत सारा लिया है। और हमारा जो RPC था, ये मिलता था तकरीबन ये भी 60-70% मिलता था, किसके साथ मिलता था सर, हमारे IPC के साथ, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आ गया, तो इसने RPC को रिप्लेस किया, यानी RPC नाम को ख़त्म कर दिया, उसके बदले यहाँ IPC आ गया। IPC मतलब इंडियन पेनल कोड, यानी अब इंडियन कानून यहाँ आ गए, ठीक है ना। उससे पहले भी थे इंडियन कानून, लेकिन इनडायरेक्टली आते थे, उनको JK का नाम दिया जाता था। लेकिन जैसे GST आया था, GST पूरे इंडिया में लगा, तो J&K में आ गया उसके बाद 4-5 दिन के बाद ही, लेकिन उसका नाम रखना पड़ा JK GST, है ना। क्यों रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ का RPC अलग कानून था, ठीक है जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग, किस नए लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं, उसमें कितने पार्ट्स, उस लॉ के अकॉर्डिंग बोलो, या उस लॉ में क्या है, उसमें लॉ में है 103 सेक्शंस, जो नया बना हमारे पास, कौन, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें कितने सेक्शंस है सर, इसमें है 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। क्या है, 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स। या ये बात याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या क्या अब तक मैंने जो इम्पोर्टेंट बोला, जो MCQ बन सकता है, एक तो बन सकता है ये लोग राज्यसभा में कब आया, 5 अगस्त को। अच्छा, ये राज्यसभा में कब आया गया,
ये राज्यसभा में आ गया 6 अगस्त को जनाब, ये याद रखने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब असेंट दी? 9 अगस्त को। उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ये बिल किसने पास की? किसने पास की? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन थे? अमित शाह थे, है कि नहीं? अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जे को किस किस में डिवाइड किया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। किस किस में? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, है कि नहीं? ये लॉ इम्प्लीमेंट कब हुआ? 31 अक्टूबर 2009 को इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक ये MCQs बन सकते हैं। आगे ये MCQ बन सकता है कि जो हमारा IPC है वो किसने रिप्लेस किया? सॉरी, हमारा RPC किससे रिप्लेस हुआ? सर हमारा RPC जो रिप्लेस हुआ वो हुआ IPC, यानी इंडियन पेनल कोड से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कितनी सेक्शंस है? सर 103 सेक्शंस है। बिल्कुल, इस लॉ में 103 सेक्शंस है, 14 पार्ट्स है और 5 शेड्यूल्स है। क्या है? 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 3 शेड्यूल्स। इन 14 पार्ट में से पार्ट थर्ड जो है वो सबसे लेंथिएस्ट पार्ट है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, जिसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं। पार्ट 2 बोलते हैं कुछ मिसलिनियस होता है ना, कुछ मिसलिनियस नहीं, कुछ और रिलेटेड टू लॉज है ना, होता है, वो छोटा है। लेकिन मेन इसका जो पोर्शन है वो पार्ट थर्ड है। ठीक है जी। अब जो ये 5 नए शेड्यूल्स आए हैं, ये शेड्यूल्स क्या है ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कौन कौन से शेड्यूल है? ठीक है जी, देखें शेड्यूल्स हम। बिल्कुल, हम देख लेते हैं शेड्यूल्स कौन कौन से आए। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 बोलता है, ये बोलता है रिगार्डिंग द राज्यसभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के लिए कितने मेंबर जाएंगे JKUT से, ये यही बोलता है। यानी कितने जाएंगे? यहाँ मैंने लिखा है इधर, 4 मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा के लिए फ्रॉम JKUT। यानी JKUT से अब सिर्फ 4 मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा के लिए, है कि नहीं? आप लोगों को कमेंट्स में मेंशन करना है कि अर्लियर, इससे पहले कितने जाते थे राज्यसभा के लिए। ठीक है जी। शेड्यूल 2 क्या बोलता है? शेड्यूल 2 बोलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी रहेंगी, यानी लोकसभा की सीट्स कितनी रहेंगी। ऊपर वाला थी राज्यसभा सीट्स, वो 4 रहेंगी। नीचे वाला बोल रहा है पार्ट 2, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है? राज्यसभा के लिए कितने मेंबर जाएंगे। शेड्यूल 2 बोल रहा है कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा के लिए कितने मेंबर जाएंगे, यानी लोकसभा सीट्स कितनी रहेंगी। सर लोकसभा सीट्स रहेंगी 5। कितनी रहेंगी? 5। पहले 6 थी, अब 5 रहेंगी। 6 में से एक कहाँ गई? सर वो यूटी ऑफ लद्दाख को दी गई, बाकी 5 जम्मू कश्मीर को दी गई। उन 5 में कौन कौन सा है सर? एक है आपका बारामूला, जिसमें बारामूला और कुपवारा और बांडीपुरा आता है। दूसरा आपका आता है सेंट्रल कश्मीर, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल आता है। तीसरा आता है सर आपका साउथ कश्मीर, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूंसी का अनंतनाग है, उसमें आता है अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम आता है उसमें। ठीक है जी। और ये हो गए 3। चौथा आ गया जम्मू में, जम्मू का जो ये प्लेन वाला रीजन है। पांचवा उसका जम्मू का आता है कौन सा? जो आपका ये रजौरी वजौरी एरिया आता है। यानी 5 जाएंगे कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ से पार्लियामेंट के लिए। यानी पार्लियामेंट के लिए हमारे पास कितनी सीट्स है? 5 सीट्स है। और लोकसभा के लिए, यानी आप ऐसा मानो, राज्यसभा के हमारे पास 4 मेंबर्स हैं और लोकसभा के हमारे पास 5 मेंबर्स हैं। राज्यसभा के लिए कौन सा शेड्यूल डील करता है? सर शेड्यूल 1 डील करता है। लोकसभा के लिए कौन सा शेड्यूल डील करता है? सर शेड्यूल नंबर 2 डील करता है। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा आता है हमारे पास असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ JNK, यानी JNK में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। यानी अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वो बात हो रही थी ना कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने की, उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया भी था, अभी उस पर काम चल रहा है। जब वो फाइनल आएगा, यानी सीटें बढ़ रही है यहाँ पर JNK में, है कि नहीं? जितनी थी 87 थी ना, अब उससे आगे बढ़ रही है, कुछ और बढ़ा रहे हैं ये लोग। देखते हैं कहाँ कहाँ से बढ़ेगा उसको। वो जब कंप्लीट हो गया, तब कंप्लीट हो जाएगा तो तब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अब हमारे पास नई सीट्स कितनी है। कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि शेड्यूल 3 हमारा क्या कहता है? ये कहता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, कि कहाँ? JNK लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। ठीक है जी। शेड्यूल 4 कहता है ओथ्स एंड एफर्मेशंस, यानी जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो ओथ क्या लेंगे, या जो भी कोई यहाँ ओथ लिया जाता है ना गवर्नमेंट की सतह पर, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को ओथ दिलाने के लिए, मिनिस्टर्स को, है ना, MLAs को, यानी नए कोई मेंबर्स बनते हैं विदेशी, वो उनको ओथ दिया जाता है ना, वो ओथ
से डील कौन करता है सर? शेड्यूल 4 डील करता है ना। शेड्यूल 5 किसके साथ डील करता है? शेड्यूल 5 बोलता है कि 106 सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल होंगे नए 106 लॉज, है ना, जो बोथ यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होंगे। चलो आप इतना याद रखो, यहाँ बोथ भूल जाओ, इधर आप J&K ही लिख देना खाली, है ना। 106 सेंट्रल लॉज, 106 सेंट्रल लॉज जो पहले यहाँ नहीं थे वो इम्प्लीमेंट यहाँ होंगे J&K में, है ना। 153 लॉज डिलीटेड, यानी जितने यहाँ लॉज थे ऑलरेडी आरपीसी में, उनमें से 153 वायर डिलीटेड, उनको डिलीट खत्म कर दिया गया बिल्कुल। 166 लॉज जो हैं वो आरपीसी में थे वो कंटिन्यू किए गए। क्या किए गए? कंटिन्यू, यानी 153 को डिलीट किया गया, 166 को क्या किया गया? कंटिन्यू किया गया, और नए 106 लॉ इम्प्लीमेंट किए गए यहाँ पर। इसको कौन सा शेड्यूल डील करता है सर? इसके रिगार्डिंग डील करता है शेड्यूल 5। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या बढ़ता है। अब J&K एक यूनियन टेरिटरी बन गई, है ना। अब इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, किस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ वर्किंग होगी? वो होगी आर्टिकल 239A। क्या होगा? 239A। 239A के मुताबिक यहाँ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में असेंबली नहीं होगी, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर, जो LG होगा। LG वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और यहाँ का LG क्या होगा? जम्मू कश्मीर में वो भी एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्योंकि LG को ज़्यादा पावर्स होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नर्स, है कि नहीं। देखो अब हमें बात ये क्या कहता है, J&K UT जो होगी, इसमें जो आर्टिकल डील करेगा, इससे जो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, या इधर कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग रूल किया जाएगा? 239A। वो पहले कहीं पर है जी भी, वो पहले ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी में चल रहा है, उस यूनियन टेरिटरी का नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और बात आपको कहनी है। ये कौन सा आर्टिकल इंडिया की गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को क्या देता है? राइट कि वो किसी भी स्टेट को बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकता है, उसको जोड़ कर सकता है, उसको मर्ज करता है किसी और स्टेट के साथ। ये कौन करता है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 देता है पावर्स किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, टू अमेंड, टू चेंज द नेम्स, टू मर्ज, है ना, टू डिवाइड, किसको? किसी भी स्टेट को, बेस्ड अपॉन द सिंपल मेजॉरिटी, यानी सिंपल मेजॉरिटी जितने भी वहाँ उस टाइम प्रेजेंट हो गए उनका 50% वोट करना चाहिए, है कि नहीं। जितने मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट होंगे उनका 50% जब वोट करेगा तब जाकर वो बिल पास होती है। उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होना है। ये मेजॉरिटी है ना, ये अमेंडमेंट्स, इनको मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी जिसमें स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होती है ना, स्पेशल मेजॉरिटी होती है ना। ये हम आगे बढ़ेंगे, ये 3 तरह के रूल्स हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो। और अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉज, सेक्शंस या आर्टिकल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू पार्ट 8 के मुताबिक, क्या पार्ट 8 जो है उसके जो सेक्शन 75 फर्स्ट ए है, 75 1A, यानी पार्ट 8 ऐसे होता है ना 8, और उसका ऐसे लिखते हैं 8, मैंने यहाँ ऐसे पर लिखा है ना, ये मैंने आपको इजीली आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन यूजुअली ऐसे लिखा जाता है ना रोमन लैंग्वेज में। इस पार्ट 8 के आर्टिकल 75, लेकिन उस 75 का फर्स्ट ए जो है वो कहता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बोथ यूनियन टेरिटरीज, दोनों यूनियन टेरिटरीज के पास सेम एक ही हाई कोर्ट होगा। कौन सा हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ऐसा किसी और स्टेट के पास है? बिल्कुल है सर। देखो अभी हमारे पास पंजाब और हरियाणा के पास एक ही हाई कोर्ट है, उसको बोलते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अच्छा जी, अभी तक तेलंगाना और आंध्रा के पास भी एक ही हाई कोर्ट है ना, उसको बोलते हैं आंध्रा हाई कोर्ट, है कि नहीं। इसी तरह हो सकता है, मेरे ख्याल से मेरे पास आइडिया उतना नहीं है, लेकिन यूजुअली ये 2 स्टेट्स हैं ये जहाँ पर अभी तक एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है। इसी तरह 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, इनका एक ही हाई कोर्ट होगा। ये किस पार्ट में डील करता है? ये कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 8 और उसका सेक्शन 75 1A बोलता है, ठीक है जी। समझ में आ गया? बढ़ो आगे।
उसके बाद आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14C क्या बोलता है, सी बोलता है सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली वायर इंक्रीज फ्रॉम 107। अभी मैं बोल रहा था ना सीट्स इंक्रीज, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना उसमें सीट्स इंक्रीज की जाएंगी, कहाँ से, 107 से 10, यानी 7 सीटें बढ़ा दी जाएंगी, 107 से 114 कर दी जाएंगी। ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 14C में, किस में, आर्टिकल 14C। लेकिन कौन सा 14C, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, यानी नया जो आर्टिकल हमारे पास J&K में है, अब नए कानून जो है। सेक्शन 14C क्या बोलता है, रिजर्व्ड सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी याद रखने की जरूरत है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, सीटें बढ़ा दी गई यानी किस लॉ के अकॉर्डिंग, इससे पहले सीटें आती थी अब बढ़ा दी गई, ये एक नई चीज़ आ गई ना, किसके अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के एग्जाम, तभी मैं बोल रहा हूँ मैंने उसी को इंक्लूड किया है जिसकी वजह से हमें कुछ नया मिला है या कुछ डिलीट हो गया है कि नहीं। सेक्शन 14C 14 सब सेक्शन 6 ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर हमारे पास रिजर्व सीट्स रहेंगी, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देता है कौन, सेक्शन 14 सब सेक्शन 6। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 ये क्या बोलता है, 24 सीट्स वैकेंट रहेंगी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है, जैसी इससे पहले रहती थी 24 सीट्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन्स को किसी भी फील्ड में से, किस, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो फ्री है, उसको फ्रीडम है, फ्री उसको राइट है कि वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किसी भी फील्ड में से जिनको वो चाहे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो खुद उठाएगा अपनी मर्जी से, उसके सामने भी एक उसको एक कमेटी होती है जो उसको जो उसको मतलब रेफर करती है, ये बंदा है, इसको चांसेस है ना, एक सर्वे कर लेते हैं वो, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बेस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 को नॉमिनेट करता है, किसके लिए, 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करता है असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है जी। बढ़ते आगे, फिर देखते हैं सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 32(1) ऐसे याद रखो, अब सेक्शन 32(1) ये किससे डील करता है, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहता है कि J&K की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसके पावर्स क्या होंगे, है कि नहीं। ये बोलता है कि उसके पावर्स रहेंगे, कैन मेक एनी लॉ, वो कोई भी लॉ बना सकती हैं, किस पर, स्टेट लिस्ट पर भी बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट भी बना सकती है। स्टेट कंकरेंट वो तो आपको पता है ना कौन कौन से 3 टाइप के लिस्ट्स होते हैं ना, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। स्टेट स्टेट लॉ भी बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट पर भी लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट देन, लेकिन किस किस पर, पब्लिक ऑर्डर पर नहीं बना सकती और पुलिस पर नहीं बना सकती, यानी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को रोक कर वो किसी पर भी लॉ बना सकती है, न वो पुलिस पर बना सकती है न पब्लिक ऑर्डर पर बना सकती है, यानी पावर्स बहुत कम हो गए। उसके बाद सेक्शन 53(1) क्या बोलता है, सेक्शन 53 बोलता है, सेक्शन, अब देखो ये नया आ गया ना, इससे पहले क्या हमारे सीएम को हुआ करता था या लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो वो करते थे वो आगे जो उनको मर्जी कर लेते थे और खुद उसको अप्रूव करते थे और लॉ भी बन जाता था वो, है ना। लेकिन अब ये बना सकते हैं किसी भी कानून, किस पर, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर नहीं बना सकते, इससे पहले पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर भी बनाते थे, इसलिए सेक्शन 32(1) आपको याद रखना ज़रूरी है। सेक्शन 53(1) क्या बोलता है, सेक्शन 53(1) बोलता है कि जो मिनिस्टर्स का साइज होगा वो नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली से होगा, यानी इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी हमारे पास, वो बनाती थी मिनिस्टर्स अपनी चॉइस पर, 30 भी बनाती थी, 20 भी बनाती थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन अब ये कानून नया आ गया, कौन सा कानून नया आ गया, सब सेक्शन 53(1)(a) 53(1) आ गया, सेक्शन 53(1) आ गया। ये कहता है कि अगर 100 MLAs हैं, 100 MLAs हैं, इसका 10% ही मिनिस्टर बनेंगे, इसका 10% कितना हो गया, 10, लेकिन इन 10 में सीएम भी इंक्लूड होगा, यानी 9 तो मिनिस्टर्स बनेंगे प्लस 1 सीएम हो गया 10, यही होता है 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यानी असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी टोटल मेंबर, जितने भी क्या, जितने टोटल हमारे होंगे, यानी 114 है टोटल,
अब इन 114 का सिर्फ 10% ही बनेगा, यानी 10 पॉइंट कुछ 04 हम बोल सकते हैं, इतने मिनिस्टर्स बन सकते हैं। लेकिन इन 10+4 में इंक्लूड होगा हमारा सीएम भी। क्या होगा? सीएम भी। सीएम को मिलाकर 10% होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है जी। देखो नया कानून बन गया नहीं। अब इससे पहले कितना था? ये 10-20 मिनिस्टर्स बनाते थे अपने जितनी इनको मर्जी होती थी, है कि नहीं? अब बढ़ो आगे। इसके बाद आ गया हमारे पास सेक्शन 41, सेक्शन 54(1). सेक्शन 54(1) ये क्या कहता है? जो सीएम होगा वो अपॉइंटेड बाय होगा किससे? एलजी। इससे पहले अपॉइंट कौन करता था सीएम को? इससे पहले करता था आपका गवर्नर करता था, ये अपॉइंट करता था, है ना, हेल्प दिलाता था, ठीक है ना। अब कौन करेगा? अब यहाँ गवर्नर नहीं रहा, यहाँ एलजी रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है कि नहीं? अब एलजी करेगा अपॉइंट इसको, ठीक है ना। सेक्शन 51A क्या बोलता है? देखो मैंने 51A लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड। ये बोलता है, सेक्शन 51 बोलता है ये नई लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली जे.एंड.के में थी वो डिसॉल्व की गई है, डिसॉल्व की गई। अब जे.एंड.के में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये प्रीवियस पार्ट से डील करती है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तेज़ तेज़ चलते हैं, लेक्चर लंबा होता है ना फिर। सेक्शन 41(1) क्या बोलता है? सेक्शन 41 का पार्ट 1 क्या बोलता है? सेक्शन 41 पार्ट 1 ये कहता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? सर बजट को बोलते हैं। यानी सेक्शन 41 पार्ट 1 बजट के साथ डील करता है कि जे.एंड.के यूटी को एक बजट बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके साथ ये डील करता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि बजट के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन बात करता है हमारे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो आप कहेंगे सेक्शन 41 पार्ट 1 कह रहा है, ठीक है जी। सेक्शन 14, अब मैंने ऐसे नहीं लिखा है सेक्शन 1 2 ऐसे 3 करके, लेकिन मुझे जैसे इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसी हिसाब से लिखा है। इसीलिए कहीं सेक्शन 1 पहले आ रहा है और सेक्शन 20 पहले आ रहा है, सेक्शन 1 बाद में आ रहा है, इसकी तरफ आप मत जाना, ठीक है। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 मैंने आपको बोला है कि लद्दाख को क्या होगा? लद्दाख में यूटी नहीं होगी। क्या होगी? ये यूटी के सॉरी लद्दाख में असेंबली नहीं होगी। लद्दाख यूटी जो होगा ना उसमें असेंबली नहीं होगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए कंट्रोल की जाएगी। उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या होगा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है जी। सेक्शन 14(2) क्या बोलता है? सेक्शन 14(2) इसी सेक्शन 14 का बोलता है कि जे.एंड.के का जो होगा ना, ये सेक्शन 14(1) है, शायद आप कंफर्म कर लेना, मेरे को शायद मिस्टेक हो गई है मैंने वेबसाइट में पढ़ने में। अब ये देखो सेक्शन 14(2) क्या बोलता है? ये बोलता है जे.एंड.के को जो होगा ना, जे.एंड.के को होगा एक लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, मगर यूनिकैमरलिज्म, यानी सिंगल हाउस होगा, ओनली अपर हाउस या लोअर हाउस, मुझे एक मिनट, एक ही हाउस होगा, अपर हाउस लोअर हाउस। यानी इससे पहले क्या बनते थे ना, एक बनता है हमारे पास एमएलए, एक एमएलसी बनता है ना, एमएलसी वाला सिस्टम है ना, ये ख़त्म किया गया। अब सिर्फ एमएलए रहेंगे, एमएलए, एमएलसी खत्म 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 खत्म। अब रह गया यूनिकैमरलिज्म। इससे पहले ये दोनों थे, उसको बोलते थे बाईकैमरलिज्म। क्या बोलते हैं? बाईकैमरलिज्म इंडिया में थोड़ी ही स्टेट्स में है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, कुछ स्टेट्स में है ना, एमपी है, इनमें है, बाकी सब स्टेटों में यूनिकैमरलिज्म है। अब इधर भी यूनिकैमरलिज्म ही रहेगा जे.एंड.के में, ठीक है ना, यानी सिंगल हाउस रहेगा। अच्छा, सेक्शन 28 क्या बोलता है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने लिए है ना जिनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी स्पीकर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है बेस्ड अपॉन एनी डिफेक्शन, यानी कोई न कोई रीज़न, किसी वजह से, जिससे ना वो किसी फॉल्स चीज़ से वो क्या बना हो, एक मेंबर बना हो, या उसको कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए वो मतलब डिस्क्वालीफाई होता हो, उसको डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है? उसको कर सकता है डिस्क्वालीफाई स्पीकर। इसके रिगार्डिंग कौन बोलता है? सेक्शन 28। किसको? एक एमएलए को जो रिप्रेजेंट होता है ना, उसको डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है? उसको स्पीकर कर सकता है डिस्क्वालीफाई। इसके रिगार्डिंग कौन बोलता है? सेक्शन 28 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता है। इस लॉ को क्या बोलते हैं सर? इस लॉ को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है जी।
और सेक्शन 16 क्या बोलता है, ये बोलता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक मेंबर्स को, एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये सब क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, यानी उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, जैसे एफआईआर सिस्टम, कोई वो तो नहीं है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, ये है यानी उसका एक पूरा बैकग्राउंड चेक करता है ना। इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन, यानी उसको बनने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये कौन बोलता है, सेक्शन 16 बोलता है ना। सेक्शन 17 आ गया हमारे पास। सेक्शन 17 बोलता है कि ड्यूरेशन अब जो होगा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो होगा सर ओनली फॉर 5 ईयर्स। कितना होगा, 5 ईयर्स। इससे पहले था 6 ईयर्स जे के लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन, अब होगा सिर्फ 5 ईयर्स। यानी इससे पहले जो हमारे एमएलएज बनते थे वो बनते थे 6 ईयर्स, नाउ वो बनेंगे खाली 5 ईयर्स के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 17(1) इसी का पार्ट बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो क्या होगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी, यानी उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो रही है, यानी कंट्री लेवल पर ना कोई इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस टाइम जो स्टेट असेंबली है वो डिज़ोल्व नहीं की जाएगी, या अगर उसका टाइम ख़त्म हो रहा है उस टाइम उसको एक्सटेंड किया जाएगा, है कि नहीं, एक्सटेंड किया जाएगा। डिज़ोल्व तो हो सकता है, हो भी सकता है नेशनल इमरजेंसी में, यूजुअली नहीं होगा, क्यों, जब आप एक्सटेंशन दे रहे हो यानी उस टाइम कुछ ऐसी क्राइसिस होती है कि मतलब गवर्नमेंट होना हर एक जगह ज़रूरी होती है, इसीलिए उस टाइम इसको एक्सटेंड किया जाता है। किसको, स्टेट को एक्सटेंड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन 17(1) क्या बोलते हैं, सेक्शन 17(1) ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सटेंड किया जाएगा ड्यूरिंग एनी नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, पार्ट 3 में मैंने कहा था बिगेस्ट पार्ट है इन द होल एक्ट, है कि नहीं। अब देखो लास्ट पर छोटी छोटी टर्म्स मैंने कुछ लिखी है, पीआरसी है ना, आरपीसी लिखना था, ये देखो गलत हो गया मुझे यहाँ पर, ये जो है ना ये पीआरसी लिखा है मैंने, आरपीसी लिखना है, आरपीसी, ये आप करेक्ट कर देना। आरपीसी को रिप्लेस किसने किया, आईपीसी ने, इंडियन पेनल कोड ने। जे&के सीआरपीसी है ना, क्रिमिनल पेनल कोड, इसको रिप्लेस किसने किया, सेंट्रल सीआरपीसी ने। अच्छा, जे&के यूटी जो है ना इसके होंगे 20 डिस्ट्रिक्ट, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कितने होंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट ओनली, लेह एंड लद्दाख, है ना। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं था जे&के में, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट बोलता है अगर एक लड़की की यहाँ शादी, इससे पहले कश्मीर में क्या होता था, अगर कोई कश्मीर की लड़की बाहर शादी करती थी उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स कश्मीर में हुआ करते थे ये 370 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ख़त्म होते थे। मतलब उसने बाहर वाले स्टेट के लड़के के साथ शादी की या बाहर वाले कंट्री के लड़के के साथ शादी की, उसका बिल्कुल यहाँ प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं बनता था, उसकी सिटीजनशिप भी यहाँ से कैंसिल होती थी, उसको कोई प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ से नहीं मिलता था। अब 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये बोलता है चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे से शादी कर ले, किसी भी जगह, किसी स्टेट, इंडिया में किसी भी और स्टेट के लड़के के साथ शादी करें, उसको क्या है, बराबर प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ रहेंगे, उसको बराबर प्रॉपर्टी में से हक मिलेगा, चाहे वो जहाँ भी शादी करे, जिससे भी करे, जैसे भी करे। ठीक है, ये था हमारा पूरा जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इम्पॉर्टेंट जितने भी इसमें हमें लगे या जितना भी इसमें है जिससे एमसीक्यू बन सकता है ये पूरा डील करता है उसके साथ। और अब कहना चाहूँगा मैं, एक जो हमारी ये जो चैनल है SB क्लासेस, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ये मैंने लिखा हुआ है SB क्लासेस। दूसरा, ये ईमेल आईडी, ये पता नहीं थोड़ा सा फॉर्मेट इसको PDF बनाते समय चेंज हो गया है, ये हमारी ईमेल आईडी है sbclass86@gmail.com। जिसको PDF चाहिए होगी बिल्कुल यहाँ पर फ्रीली मेल कर सकता है, आपको PDF सेंड की जाएगी। ठीक है, विद दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा।